जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लक्ष्मीकांत पॉलिटी का होमवर्क जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका पहला दिन है और आपको एमसीक्यू ऑलरेडी टेलीग्राम पर मिल चुके हैं जिसे आप सॉल्व कर चुके होइएगा। अब हमें उसका डिटेल एनालिसिस करवाने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, जिसमें पर डे आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, इसी तरह अन्य सभी सब विषयों के जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे होमवर्क दिए जाएंगे और उन्हीं से आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। तो पर डे ये चलते रहेगा, आप हमारे साथ निःशुल्क जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के रूप में। जो आज था पॉलिटी के लिए वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह आपको लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ना था और पढ़ने के बाद हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करना था और उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन लेकर हम आपके लिए आए हुए हैं। आइए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इसको हम सही से हल करते हैं। पहले तो आप दिए गए टॉपिक का अध्ययन करें अच्छे से और फिर हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और साथ में इसका आंसर भी देखें। पहला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। प्रथम जो थे कौन थे? एलिजा एमपी कहा जाता है उनको, और इनके अलावा प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल पूछेगा तो 4 हो जाएगा, टोटल 4, लेकिन ऐसे कितने थे? एलिजा एमपी इनके सीजेआई मतलब कि मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, बिल्कुल सही है कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। इससे पहले जो पद नाम था वो बंगाल का गवर्नर कहलाते थे। तो हमारा कथन 2 भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया और उसके चुनाव का प्रावधान किया गया, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष किया गया था, ना कि 5 वर्ष। तो 5 नहीं होगा, 4 होगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य बंगाल में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना था, बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसके अध्यक्ष एलिजा एमपी थे, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था बंगाल में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। तो इस तरह से 1, 2 और 4 सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 1, 2, 4, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो इस तरह से बी सही हो जाएगा। अगर आपका यहाँ कहीं भी गलत हुआ हो तो आप फिर से लक्ष्मीकांत पढ़िए, साथ में ट्राई कीजिए कि हमारे द्वारा क्लासेज को बार बार रिपीटेशन में देख करके उसे याद कर सके, माइंड में रख सके। तो हमने जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग रखा है वो इस तरह से रखा है कि चीज़ें क्लियर हो और कंसेप्ट पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको भी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमने पहले 1773 देखा, अब 1833 वाला है, देखते हैं। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया, बिल्कुल सही है। जब आप 1813 का अधिनियम देखते हैं तो उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके अन्य व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया था।
लेकिन वहीं जब आप 1833 के अधिनियम में आते हैं तो 1833 में चाय और चीन भी समाप्त कर दिया गया और इसे पूर्ण रूप से कंपनी का काम प्रशासनिक निकाय बना दिया गया और व्यापारिक कार्य को इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक निकाय से यह प्रशासनिक निकाय बन गया था 1833 में, 1833 के अधिनियम द्वारा। एक चीज़ यहाँ, अच्छा ये 1833 होगा यहाँ, ना कि 73, तो ध्यान रखना है। 1813 में मैं रिपीट कर देता हूँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके अन्य सभी व्यापारिक अधिकार बंद कर दिए गए थे, जबकि 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार भी खत्म कर दिया गया और उन्हें एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में बना दिया गया। तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया और उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और विलियम बेंटिक को इसके तहत भारत का पूर्णतः पूरे भारत का बैटिंग करने के लिए दे दिया गया। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इनको, विलियम बेंटिक को। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि बेंटिक को भारत को बैटिंग करने के लिए पूरे भारत का बैटिंग दे दिया गया। कब? 1833 का अधिनियम द्वारा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। इस अधिनियम ने कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए भारत में सभी नौकरियों और पदों के लिए भारतीयों के दरवाजे खोल दिए। इस अधिनियम ने कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत अपनाते हुए, ध्यान रखना है यहाँ, सभी नौकरियों और पदों के लिए भारतीयों के दरवाजे खोल दिए। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के सिद्धांत थे कि भारतीयों को भी सभी नौकरियों को दिए जाए। हालांकि ये सैद्धांतिक रूप में था, व्यवहारिक रूप में भेदभाव क्या रहा? जारी रहा। भेदभाव होता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप में भारतीयों के लिए समान रूप से सभी नौकरियों के दरवाजे खोले गए। तो 3 कथन भी सही है। अगला देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों या विनियमों को अधिनियम कहा जाता था, न कि विनियम। देखिए 1833 से पहले जो था उन्हें विनियम या रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद जो आया उन्हें अधिनियम या एक्ट कहा जाता था। तो कथन 4 भी सही है। तो इस तरह से हमारा चारों कथन सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1853 के चार्टर अधिनियम है, इसको ध्यान से देखिए। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा। बिल्कुल सही है। जिससे इसके कार्यों में विशेषज्ञता आई, ये भी बिल्कुल सही है। नए सदस्य जोड़े गए और इन सदस्यों के द्वारा इनके कार्य में और अधिक विशेषज्ञता बढ़ी। इसमें पहली बार भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई, जिससे नियुक्ति के लिए जन्म स्थान, धर्म या वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त हुआ। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिससे एक अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। बिल्कुल सही है। 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, जिससे कि एक अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो गया। एक नया आंशिक न्यायाधीश पद बनाया गया, जो विधान परिषद का सदस्य भी था और विधायी मामलों में परिषद की सहायता करता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। आंशिक न्यायाधीश पद बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। तो चारों कथन सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू, आप देखेंगे 1853 के सारे विवरण शामिल कर दिए गए हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको 1853 का सारा विवरण क्या हो जाएगा? मेमोराइज हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए कि आपको फ्रेमिंग किया गया है। ये आपका टेस्ट नहीं बल्कि आपकी तैयारी का एक हिस्सा है। तो ये चीजें समझिए और डेली आप होमवर्क कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत शासन अधिनियम 1919,
इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। बिल्कुल सही है, प्रांतों में द्वैध की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। इससे पहले अगर देखा जाए भारत में पहली बार द्वैध तो 1765 में क्लाइव द्वारा लागू किया गया था बंगाल के क्षेत्र में। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जहाँ प्रांतीय विषय को हस्तांतरित अर्थात निर्वाचित मंत्रियों के अधीन और आरक्षित अर्थात गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन इन श्रेणियों में बांटा गया। इसने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें राज्य परिषद उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा निचला सदन शामिल थे। बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र में जो उसमें ब्रिटिश सरकार थी उसको द्विसदनीय विधायिका बनाया, जिसमें राज्य परिषद उच्च सदन जिसमें आज वर्तमान का राज्यसभा कहा जाता है और केंद्रीय विधानसभा जिसे वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है, इन दोनों की स्थापना की गई थी 1919 का अधिनियम द्वारा। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तीसरा देखते हैं, इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जबकि 1909 में पृथक निर्वाचन दिया गया था। 1909 द्वारा पृथक निर्वाचन किनको? मुस्लिमों को। लेकिन वहीं 1909 में महिलाओं को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो 3 भी सही हो जाएगा। इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतों को अपना संसाधन जुटाने की शक्ति दी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा चारों कथन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप 1919 का अधिनियम जब आप पढ़ने जाएंगे बुक में तो आप देखेंगे कि ये चारों स्टेटमेंट मिलेंगे और यहाँ आपको पढ़ने से फायदा क्या हुआ कि आपको चारों स्टेटमेंट याद हो गए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है और यही चीजें ध्यान रख करके आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमारा प्रश्न भारत शासन अधिनियम से है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। बिल्कुल सही है, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो सकती थी। हालांकि ये लागू नहीं हो सका, लेकिन प्रावधान ये किया गया था। तो हमारा कथन एक क्या है? सही है। आइए अब हम अगला देखते हैं कथन। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की, जबकि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कौन सा? 1935। बिल्कुल सही है। और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की। देखिए 1919 में प्रांतों में जो द्वैध लगा था उन्हें 1935 में समाप्त कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब से लगाया गया? 1935 से। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 से। तो इसे ध्यान रखना, ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी हमेशा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैध, प्रांतों में द्विसदनीय, केंद्र में द्वैध, केंद्र में द्विसदनीय। तो इसको आप अच्छे से कर लें। इस अधिनियम ने संघीय, प्रांतीय और समवर्तीय सूची की त्रिसूची प्रणाली शुरू की और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। बिल्कुल सही है। देखेंगे कि आज वर्तमान समय में भी भारतीय संविधान में ये चीजें शामिल हैं। इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक चार्टर तैयार किया। किसने? तो 1935 के अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। बिल्कुल सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक चार्टर तैयार किया, ये भी सही है। इसके तहत 1937 में बर्मा को भी अलग कर दिया गया था। तो बहुत सारे प्रावधान है, यहाँ 3-4 शामिल किए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद रखें। तो हमारा चारों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगला ये प्रश्न भी हमारा 1935 का अधिनियम से ही है। प्रस्तावित संघ के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम 50% देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए सम्मत हो, जो कभी हासिल नहीं हो पाया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ कहा गया है कि कम से कम 50% देशी रियासतें शामिल हो, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रावधान था
कि देशी रियासतों की कुल जनसंख्या का 50% का समर्थन हो और जितनी देशी रियासतें थीं उनसे आधे से अधिक शामिल होनी चाहिए। तो हमारा पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा देखते हैं, संघीय विधानमंडल में 2 सदन होने थे, राज्य परिषद और संघीय सभा। ये बिल्कुल सही है, जिनमें दोनों प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। तो प्रांतों और रियासतों दोनों से प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय शामिल थे, बिल्कुल सही है। जबकि समवर्ती सूची में आपराधिक कानून और विवाह जैसे विषय बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, गवर्नर जनरल को संघीय सूची के विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां प्राप्त थी, साथ में इनको अवशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त थी। अवशिष्ट शक्तियां जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है या केंद्र के पास है, वो किन के पास थी उस समय? गवर्नर जनरल के पास। और वह किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता था। तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2, 3 और 4 सही है। 2, 3, 4 देखिए किसमें है। अच्छा, ये क्या पूछा है? गलत कथन। तो सिर्फ एक हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और सही पूछता तो 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 7। भारतीय संविधान सभा के गठन और प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारतीय संविधान सभा का गठन और उसकी प्रकृति के संबंध में है। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय द्वारा रखा गया था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनाया। बिल्कुल क्या है? सही है। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में सबसे पहले M.N. रॉय द्वारा रखा गया था, बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना लिया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, बिल्कुल सही है, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, ये भी सही है, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। तो ये कथन भी हमारा सही है। विभाजन के बाद ये कुल संख्या जो घटकर रह गई थी 299, तो ये ध्यान रखनी है। जब आप इसको पढ़ोगे तो देखो आप ये कथन आपको याद हो जाएंगे, तो 2-3 बार सुनो, पढ़ो, याद हो जाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि आप काम करते हुए वे चीज़ों को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। भारतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर किया गया, बिल्कुल सही है। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें जो सदस्य चुने गए उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। अब प्रांतीय विधानसभा कैसे चुनते हैं इसको? तो ये एक प्रणाली होती है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इस प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। वर्तमान में इस बेस पे राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इसी बेस पे होता है। संविधान और साथ में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी, राज्यसभा सदस्यों का समय, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी इसी बेस पे होता है, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। तो इसके सारे कथन सही है, सारे पॉइंट सही है। और अस्थायी प्रथम अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमारा चौथा कथन भी सही था। इस तरह से चारों कथन सही हो गया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, ये प्रश्न उनसे संबंधित है। आइए देखते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है, और इस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे पर सिफारिशें की थी। तो जब संविधान सभा की समितियां बनी थी उस समय अलग अलग लोगों को अलग अलग समितियां का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके संबंध में पहला कथन सही है, क्योंकि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा कथन देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, बिल्कुल सही है।
इस समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर रहे, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करता उन्हें कहा जाता है। तो हमारा कथन 2 भी सही है। कथन 3 देखते हैं। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस समिति ने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर सिफारिश की। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, ये दोनों अध्यक्ष किनको दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। साथ में राज्यों से समिति जो संबंधित बनी थी वो भी कौन से थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इस समिति ने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर सिफारिश की। ये भी सही है। चौथा देखते हैं। राज्य समिति रियासतों के साथ समझौता के लिए, तो रियासतों के साथ समझौता के लिए किनको जाना जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत हो जाएगा। और इस समिति ने देशी रियासतों के भारत में विलय के मुद्दे को संभाला। तो ये तो सही है कि इस समिति ने देशी रियासतों के भारत में विलय के मुद्दे को संभाला था, लेकिन इस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा 1, 2, 3 सही है। क्या पूछा है देखिए, कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 3 कहीं है? हाँ, ऑप्शन बी में है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न में आपके एक टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये किससे संबंधित है? तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से। अब आइए देखते हैं इसमें कथनों को। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही कथन है। संविधान सभा के समय शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी, एक सेकेंड, यहाँ कुछ एरर है, यहाँ एक छोटा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश तो किया गया था दिसंबर 1946 में, लेकिन डेट जो था 22 दिसंबर था या 13 दिसंबर, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ये थोड़ा मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप लोग डेट को देख लीजिएगा। तो संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए दिसंबर, अगर हम डेट को हटा देते हैं तो दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसे 22 दिसंबर, इतना तो मुझे याद है, 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा, 1 मिनट यार, काहे इसे हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हमको आप लोग एक छोटा सा यार हीरा। तो हम लोग कहाँ थे? 22 दिसंबर। ये जो है ना, हमको लग रहा है 13 दिसंबर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख लेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। किसके रूप में? संविधान की प्रस्तावना के रूप में। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना का आधार बना था। तो ये ध्यान रखना है। ये तो सही है। आपको यहाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि डेट 22 होगा या 13 होगा। मुझे 13 याद है, तो अगर हम डेट को छोड़ देते हैं तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया, जिस पर जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए। बिल्कुल सही है कि प्रारूप समिति ने जब संविधान तैयार कर लिया, तो तैयार करने के बाद फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया कि ये चीज़ें हैं इसमें, देखिए, और इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां दीजिए। द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948 ऑन विच कमेंट्स एंड सजेशंस वेयर सॉट फ्रॉम द पब्लिक। तो ये कथन हमारा सही है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, ये बिल्कुल सही है। और 26 जनवरी को लागू किया गया। लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया, तो ये आपको भी पता है कि आज़ादी से पूर्व 1930 से ही भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था, इसीलिए हमने संविधान लागू करने के लिए तिथि 26 जनवरी चुनी थी। तो कथन 3 सही हो जाएगा। संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, अंतरिम संसद आदि 26 नवंबर 1949 से लागू हुए थे, बिल्कुल सही है। नागरिकता वगैरह को संविधान को अपनाए जाने के दिन से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो कथन 34 से हमारे सभी 4 कथन सही हो जाएंगे। एक कथन में डेट पाए थोड़ा सा हमको लगता है कि टाइपिंग एरर हो सकता है या कन्फ्यूजन है, तो आप लोग 13 और 22 में कन्फर्म कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के ब्रिटिश स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो स्रोतों से लिया गया, अर्थात भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनसे लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी और एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही है। विधि का शासन, संसद के विशेषाधिकार और संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान से प्राप्त सिद्धांत है, ये भी सही है। दूसरा कथन भी सही हो जाएगा हमारा। और तीसरा कथन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रचना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ना कि कैसे बोलते हैं ब्रिटिश से। और साथ में हमारा है निर्वाचन मंडल की रचना, यह भी आयरलैंड से प्रभावित है। तो आपको कथन 3 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना तथा कार्य प्रणाली ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रेरित है। कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान संरचना और कार्य प्रणाली ब्रिटिश के संसद ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड से संबंधित है। तो चौथा कथन सही हो जाएगा। तो हमारा 1, 2 और 4 सही है। तो देखिए किस में है 1, 2 और 4, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक टॉपिक में आपने ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अमेरिकी स्रोतों के संबंध में, अब देखिए अमेरिकी स्रोत को एक जगह रख लिया गया है। अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया देखते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, बिल्कुल सही, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, तो हमने क्या क्या लिया है अमेरिका से अगर देखें तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायिक जुडिशियल एक्टिविजन बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और एक लिखित संविधान, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। चलिए कथन 2 देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की शक्तियां अमेरिका संविधान से प्रभावित है, ये भी सही है। तो हमारा कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, ये भी क्या है, सही है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी मॉडल है, मतलब कि अमेरिका से लिया गया है। तो हमारा कथन 3 भी सही है। चौथा देखते हैं, संघीय ढांचा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब है ना संघात्मक विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के। तो संघात्मक वे होते हैं जिसमें ज्यादा संघ की ओर झुकाव होता है, अर्थात संघ को ज्यादा शक्तियां जिसमें रहती है उसको संघात्मक विशेषताएं कहा जाता है। और ये जो है कनाडा से लिया गया है, न कि ब्रिटेन से, क्योंकि भारत में संघीय ढांचा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारी चीजें किससे लिया गया है, कनाडा से। किससे, कनाडा। तो हमारा कथन 4 क्या है, यहाँ गलत है। क्या पूछा है, कौन से कथन सही है, तो 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संघीय ढांचा कहाँ से है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, कनाडा। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा। तो ये अमेरिका से नहीं बल्कि कनाडा से लिया गया है। तो आपको ये भी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 थोड़ा सा जूम आउट जूम इन। पहले 12 का हम देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भारतीय संविधान के आयरिश, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ एक साथ आयरिश, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई तीनों स्रोत दिए गए हैं और आपको अच्छे से इसे पढ़ करके आंसर देने हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रचना और राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन है, ध्यान रखना है कि निर्वाचन नहीं है बल्कि मनोनयन है। दूसरा कथन है संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और एक सशस्त्र केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने बताया, तो ये कथन 2 भी सही है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कथन 3 भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसमें कुछ सही है और कुछ गलत है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये तो सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान। तो हमारा कथन 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है ऊपर में से कितने कथन सही हैं, तो 1 2 3 3 कथन सही है ना। तो कुल 3 कथन सही है, केवल 1 केवल 2 केवल 3, तो केवल 3 कथन सही है। एक कथन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, न कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, बट समस्या ये है कि हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिटेल है एक एक टॉपिक का। अगर हम थोड़ी सी इसमें शामिल भी करें, जैसे हम ये बताएं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, तो डीपीएसपी हो जाएगा। डीपीएसपी के साथ साथ राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट है उसके निर्वाचन मंडल की रचना भी ली गई थी यहाँ से। साथ में राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, मैंने बोला मनोनयन, तो ये सब हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं, इसको लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको क्या करने हैं, इसके साथ क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप फिर से अपने बुक को पढ़ेंगे, तो आपका बुक भी रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। भारतीय संविधान के भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो प्रश्न है भारतीय संविधान में दिए गए भाग से संबंधित है। हमने जो टॉपिक दिया था उसमें जो शामिल था वहीं से संबंधित है, और ऐसा नहीं है कोई बिना पढ़ाए हुए है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही क्या दिया था, विषय सूची दिया हुआ था। आइए दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। संविधान के भाग और अनुसूचियाँ दिया हुआ है ना टॉपिक में, तो ये सारी चीज़ें वहीं से है। संविधान के ऐतिहासिक विकास एवं स्रोत, ब्रिटिश काल के संवैधानिक विकास, सभी विकास दिए गए 1919-1935। फिर संविधान सभा का गठन और इनकी भूमिका, संविधान सभा का निर्माण, तो सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना दिए गए पूछे गए हैं। तो ध्यान रखने आपको पढ़ने दिए गए सारे टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 किससे है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सही है। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये भी सही है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 10 थे और बाद में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तीसरा देखते हैं। भाग 5 में केंद्र सरकार दिया गया, बिल्कुल सही है। भाग 6 राज्य सरकार, ये भी सही है। भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 7 गलत है। भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। कब, 1956 द्वारा इसे निरस्त, संविधान में इसको निरसित लिखता है, निरस्त कर दिया गया था। कौन सा,
तो हमारा कथन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, देखिए इसके 2 तो सही थे, तीसरा भाग इसका गलत था। चौथा कथन देखते हैं, भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, सही है। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद, ये भी सही है। भाग 15 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमारा ये सारी चीजें क्या हो गई, अभी तक सही हो गई। तो इस तरह से देखिए चौथा भी कथन सही हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 4 सही है। कौन से सही है, 4, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न संविधान की विभिन्न अनुसूचियों से संबंधित है। तो संविधान की विभिन्न अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, सही है। जबकि दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों का वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल है। तीसरा में क्या है, शपथ पत्र, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सॉरी कथन 2 ही है, तीसरा कथन है अभी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटों का विवरण है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का सीट, तो कथन 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, पांचवी अनुसूची और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो कथन 4 भी सही है। तो इसमें चारों कथन सही है, गलत कथन हमें बताना है तो कोई गलत नहीं है, इसमें सभी क्या है, सही है। तो एक तरह से देखिए तो आपको सारे अनुसूचियों का रिवीजन हो गया। अगला लिखते हैं, थोड़ा सा जूम इन करना होगा छोटा, और क्वेश्चन नंबर 15 है, अरे खुल जा। चलिए थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा जूम आउट जूम इन में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब आपको पढ़ा जाएगा। संविधान की अनुसूची 7 से 12 के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। हमने पहले बार 1 से 6 7 देख लिए और उसके आगे अभी देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। अब यहाँ से एक चीज हमेशा पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं, तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 घटा करके 61 किए गए थे, पहले 66 था। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन से पहले कुल किधर गया, राज्य सूची में 66 विषय थे, जिन्हें 5 किससे हटाया गया, राज्य से हटा कर लेकर के समवर्ती में डाल दिया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है, जिनकी वर्तमान संख्या कितनी है, 22 है, सही है। मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था, सिंधी। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो 71वां भी संविधान संशोधन हुआ था और उसकी तरफ नमक को जोड़ा गया था। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, तो 92वां द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ अगर आप एक चीज़ और जगह नहीं है, एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में कितने ही ऐसे लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज है, तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये भी चीज़ आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तो 2 कथन सही हो गए। तीसरा देखते हैं। 9वीं अनुसूची में वे अधिनियम और विनियम शामिल है जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से सुरक्षा प्राप्त है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीमित कर दिया, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और अन्य कानून से संबंधित है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया था और 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। लेकिन 2007 में केशवानंद भारती और IR कोहेलो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक समीक्षा के अंदर ला दिया। तो ध्यान रखना है कि 1973 में कौन सा क्या बोलते हैं उसको, 1973 में जो आपको केशवानंद भारती केस था और 2007 में
इसका नाम थोड़ा-सा बोलने में दिक्कत होता है हमको। कोहोते हेलोन करके एक मामला आया था। इन सबको मिलाते हुए अनुसूची 9 को भी किस में ला दिया गया? न्यायिक दायरे में लाया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, सही है, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अब ऐसा ना लंबा वीडियो हो गया है तो थोड़ा सर दुख रहा है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कहाँ कुछ गलत मिला? क्या पूछा है? कितने कथन सही है? तो सभी 5 कथन सही हैं। केवल 3, 4, 5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो एक ऑप्शन वैसे ही हट रहा था, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? हमें यहाँ ऑप्शन नहीं हटाने हैं, हमें चीज़ों को याद करना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1916 और 35 के भारत सरकार अधिनियमों की तुलना। अब जो है ना 1919 और 1935 का अधिनियम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको तुलनात्मक हमने एक प्रश्न दे दिया है। देखते हैं 1919 सॉरी पहले टिक क्यों कर रहे हैं हम, 1 मिनट डिलीट हो जाए और फिर से पढ़ते हैं। 1919 का अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919। जबकि 1935 के अधिनियम ने इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी, बिल्कुल सही है। 1919 का अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधेयिका की शुरुआत की, ये भी सही है, केंद्र में द्विसदनीय 1919। जबकि 1935 का अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, ये भी सही है। तो देखिए मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, आपको देखना है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, जबकि 1935 में द्वैध शासन प्रांतों में खत्म करके द्विसदनीय किया गया। 1919 में केंद्र में द्विसदनीय किया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधेयिका कब? 1919 में। जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया? 1935 में। 1919 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था का प्रावधान था, 1919 में कहीं भी संघीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि 1935 का अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, ये भी गलत हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में, इसको उल्टा कर दिया गया, तो कथन 3 हमारा गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 अभी तक क्या है सही है। चौथा कथन देखते हैं। 1935 का अधिनियम ने संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों की त्रिसूची प्रणाली शुरू की, जबकि 1919 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम ने संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची की विषय की प्रणाली शुरू की, जो कि मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया था। और 1919 अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था, तो 1, 2, 4 सही है। कौन से कथन सही है? 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। जहाँ दिक्कत होगा, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि डबल स्पीड कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर अगर शॉर्ट करूँगा तो अभी तो प्रश्न पढ़ने में टाइम लगेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है, थोड़े से पूरे डिटेल शामिल करने का प्रयास किया गया, होलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया है, ताकि प्रश्न में ही आपको टॉपिक कवर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश संसद के अधिनियम द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था। तो कथन ये क्या है? सही है। संविधान सभा का जो गठन हुआ, यह एक संप्रभु निकाय थी। हालांकि इसमें जो है कैबिनेट मिशन योजना का योगदान था। इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन, अरे 1 मिनट यार, मेरा पेन गिर गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया था, इसका संविधान सभा का। तो संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, लेकिन इसका चुनाव जो है भारतीय जनता के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे संप्रभु निकाय कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा एक अस्थायी निकाय थी, नहीं अस्थायी नहीं थी, अस्थायी निकाय थी, जिसने संविधान को अंतिम रूप देने के बाद भी कार्य जारी रखा। तो संविधान के अंतिम रूप देने के बाद कार्य तो जारी रखा, ये सही है, क्योंकि संविधान को अंतिम रूप दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसने काम किया था 26 जनवरी 1950 तक। तो दूसरा पार्ट तो इसका सही है, लेकिन पहला पार्ट गलत है, क्योंकि एक अस्थायी निकाय नहीं थी, अस्थायी निकाय थी। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमारा कथन 2 सही गलत हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अपनाने के बाद स्वयं को भंग कर दिया और नई संसद का गठन किया। ध्यान से सभी, संविधान सभा ने संविधान को अपनाने के बाद स्वयं को भंग कर दिया, तो ये कथन ना गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? अभी हमने बताया कि संविधान सभा कब से कब तक काम किया था,
तो 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, लेकिन 26 जनवरी तक इन्होंने काम किया था। तो यहाँ और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, अपनाने के बाद भंग किया था, अपनाने के बाद नहीं, ये जब तक संविधान सभा लागू नहीं हुआ तब तक काम किए थे, इसलिए गलत होगा। तो कथन 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, समझ में आया? संविधान सभा कब से कब तक काम किया? तो गठन से लेकर के, एक क्वेश्चन आपको गठन लग सकता है कि संविधान अपनाने के बाद ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, संविधान अपनाने के बाद संविधान लागू होने तक वे लोग काम किए थे। चौथा कथन देखते हैं, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, सही है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, जिस दिन संविधान सभा भी भंग हो गई, ये भी कथन सही है। और यही चीज़ें मैं ऊपर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि संविधान सभा लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान सभा 26 जनवरी 1950 तक काम किया और लागू होने के साथ ही यह स्वतः भंग हो गई, इसे भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कथन 1 और 4 सही है। देखते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आई होप इसको समझ आया होगा। जहाँ अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं और या फिर रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश संवैधानिक विकास के क्रम में विभिन्न अधिनियमों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश संवैधानिक विकास के क्रम में विभिन्न अधिनियम हैं, देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त किया। ये किया था 1813 वाले ने, न कि 1833 वाले ने, ध्यान रखिएगा। तो कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये 1813 का अधिनियम द्वारा ये काम हुआ था, ना कि 33 द्वारा, तो हमारा कथन 3 गलत हो गया। 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के शासन को अस्थायी बना दिया और भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 किस में है? तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संविधान के विदेशी स्रोत और उनसे ली गई विशेषताओं के संबंध में कथन है। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान लिया गया, बिल्कुल सही है। जर्मनी के बीमर संविधान से हम लोगों ने आपातकालीन प्रावधान लिए हुए हैं। भारत के लिए जो भी आपातकालीन प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से, तो बिल्कुल सही है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए, बिल्कुल सही है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र की अवधारणा, तो भारत एक गणतंत्र संप्रभु राज्य है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। समानता और बंधुत्व भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी सही है। अब एक चीज यहाँ है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और मनोनयन, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन यहीं अगर मनोनयन पूछेगा, मनोनयन, तो कुछ देर पहले भी हमने लिख के बताया था आपको, आयरलैंड हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कथन 3 भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी और राज्यसभा सदस्यों की चुनाव की विधि कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन मनोनयन पूछेगा तो वो आयरलैंड से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान की अनुसूचियों के विकास और महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? संविधान की अनुसूची का विकास और इसके महत्व। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 12 अनुसूची है जिन्हें संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़ा गया है। तो कथन 1 क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। कथन दूसरा देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन से बचाया जा सके, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः जोड़ा गया था, ये भी सही है। तो 4 ही कथन है, चारों सही हो गए। अब पूछा क्या है, कितने कथन सही है, तो भाई चारों सही है, सभी 4 ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। चलो भाई 21 नंबर पे पहुंचे हैं। संवैधानिक अधिनियम का सूची 1 और 2 में क्या है, सूची 2 के साथ मिलान करना है, देखते हैं। याद तो भाग रहा है, आइए इसको मिलान करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार और कंपनी के शासन का अंत, सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो आप लोग को इसको मिलान करिए। तो कंपनी के शासन का अंत कब किया गया था, 1858 के अधिनियम द्वारा, तो डी का 4 हो जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ था, 1833 द्वारा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया, 1773 के अधिनियम द्वारा। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, तो ये एक ही बच ही रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। तो देखिए किसके लिए क्या सही है, एक के लिए 2, तो हमारा हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके लिए, क्वेश्चन ए के लिए हमारा, सॉरी 21 के लिए ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आते हैं 22 नंबर पे, मिलान कीजिए। 22 में प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान, प्रांतों को भारत में शामिल कौन कर रहा था, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, तो JB कृपलानी। सिर्फ मौलिक अधिकार कहेगा तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार की उप समिति तो JB कृपलानी। ये बहुत ही VVI है क्वेश्चन, तो आपको इसे याद करना होगा, तो बार बार रिवीजन कीजिए और इसे याद कीजिए। तो 22 का ऑप्शन, अच्छा सही आंसर चुने ही नहीं, तो ए का है 2, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 23 में देख लेते हैं, 23 का मिलान हम लोग कर लेते हैं। सूची 1 में संविधान का स्रोत है और सूची 2 में संविधान से ली गई विशेषताएं। तो कौन विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, इसको मिलान करने हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, कनाडा से, तो हम लोग इधर से पढ़ते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, तो ये हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, कनाडा से, तो ये हमारा है। कुछ इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 24, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेटमेंट है, थोड़ा जूम आउट जूम इन करना होगा। चलिए 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, देखते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन को देखना है। 1935 का अधिनियम ने भारतीय संविधान के 75% से अधिक प्रावधान सीधे या संशोधित रूप लिए गए हैं। तो 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान कॉपी किया गया है, लगभग 75%, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण तत्व, ये भी 1935 का अधिनियम से लिए गए हैं, ये भी सही है। अगला देखते हैं, 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया और उन्हें स्वायत्तता दी, जो भारतीय संविधान में राज्यों की स्वायत्तता का आधार बना, ये भी सही है। हालांकि राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए शुरुआत कब से की गई थी, तो 1919 के अधिनियम से ही हो गई थी। 4 नंबर देखते हैं, 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन यह असफल रहा, जिसके कारण
भारतीय संविधान में एक अलग संघीय मॉडल अपनाया गया। अब देखिए, ये असफल रहा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन भारतीय संविधान में एक अलग संघीय मॉडल अपनाया गया ऐसा नहीं है। उसी संघीय मॉडल को पुनरावृत्त कर दिया गया और थोड़े बहुत संशोधन के साथ। तो 1, 2, 3 सही है, 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाओ तुम। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की भूमिका के संबंध में ये कथन देखने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, बिल्कुल सही है। वे प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, ये भी सही है, तो कथन 1 सही हो जाएगा। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को परिवर्तन का अधिकार देता है, अर्थात मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाने वाला अधिकार अनुच्छेद 32 है, इसीलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था, तो ये भी सही है अम्बेडकर के द्वारा। उन्होंने हिंदू कोड बिल को पेश किया, ये भी सही है, और संविधान सभा में महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई, ये भी सही है। तो यहाँ 25 से सभी 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। और कितने सही हैं? तो सभी 4। अब हमारा अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन देखिए। प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हमने पहले कुछ देर पहले बताया भी था कि 13 दिसंबर 1946 को यह पेश हुआ था और 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया, जो कि प्रस्तावना का मूल अधिकार बना। सही है, उसके लिए बेस बना, मूल अधिकार नहीं, मूल आधार बोल सकते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये तो कथन सही है, तो हमने बेकार में काट दिया, सही हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश संविधान के स्रोत के रूप में भारतीय जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, ये भी सही है। तो चारों कथन इसमें क्या है? सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न था। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के विकास में ब्रिटिश संसद के विभिन्न अधिनियमों के योगदान के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया और विधायी केंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही हो जाएगा। माइक ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त किया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया। 1858 के बाद जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो अधिनियम आया था 1858, ये इसकी बात कर रहा है, तो ये सही है। भारत सरकार के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया और केंद्रों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। तो प्रांतों में द्वैध 1919 में और केंद्र में द्विसदनीय 1919 से, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, संघीय व्यवस्था का प्रयास किया और त्रिसूची प्रणाली शुरू की, ये भी सही है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, संघीय व्यवस्था लगाया गया और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की त्रिसूची प्रणाली शुरू की गई। तो सारे कथन सही हो गए। क्या पूछा है? कितने कथन सही है? तो सभी 5 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली और उसकी उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? संविधान सभा की कार्य प्रणाली और उसकी उपलब्धियों के संबंध में कथन जो है उन्हीं पर विचार करना है। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए और संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने 118 दिन लगे थे, बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है, बस जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को संविधान को अपनाया, सही है, और इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान की बात कर रहा है, सही है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर विस्तृत बहस की
और 2473 संशोधन प्रस्तावित किए गए और उन पर चर्चा किया गया। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालांकि ये तथ्यात्मक है तो रट्टा नहीं मारना है, ये याद करना जरूरी नहीं था। तो ये प्रस्तावित किया गया और चर्चा किया गया, तो ये भी सही है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 50 को संविधान को लागू किया, सही है, क्योंकि यही वह तारीख थी जब 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और उस समय से भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी से ही। 26 जनवरी 1930 से भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो इस तरह से कौन सा सही हुआ? चारों सही है। कथन क्या पूछ रहा है? कौन से सही है? तो 1 2 3 4 चारों हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नीचे आपको भारतीय संविधान के स्रोत और उनकी विशेषताएं दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के से प्रशासनिक ढांचा, संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, अच्छा चार्जिंग का नोटिफिकेशन। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली सही है, एकल नागरिकता सही है, विधि का शासन सही है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिए गए हैं। तो कथन 2 भी हमारा सही हो गया। ब्रिटेन से ही ये सारी चीजें ली गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो कथन 3 भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता सही है, पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निरपेक्षता बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रचना ये भी सही है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, अब यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, लेकिन अगर हम पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन तो अफ्रीका। तो ये भी चौथा कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अच्छा, कनाडा के संविधान में हमने क्या क्या लिया है? तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, एक सशस्त्र के मतलब जो केंद्र क्या बोल सकते हैं वो जो संघात्मक व्यवस्था ना जिसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति है, तो वो कनाडा से लिया गया है। तो इसमें भी सभी कथन सही हो गए। क्या पूछ रहा है? कितने सही है? तो सभी 5 सही हो जाएंगे। ध्यान रखना सभी 6 मत कर देना, 5 ही कथन है। चलो आप 30 नंबर में आ जाओ, शायद ये अंतिम क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति और उसके विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन देखिए। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, जिसने विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम प्रावधानों को समाहित किया है। इसीलिए इसे उधार का संविधान कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उधार लिया गया है। तो हमारा कथन 1 सही है। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल थे, बिल्कुल सही है। संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है, बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर और लचीली दोनों है, जिससे यह समय की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो सकता है, ये भी सही है। संविधान ने मौलिक अधिकार, राज्यों के डीपीएसपी, नीति निरपेक्षता और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन स्थापित किया है, बिल्कुल सही है। तो फिर से 5 सही हो गए। तो 5 को रट्टा नहीं मारना है, पढ़ोगे समझ में आ ही जाएगा। पूछा गया कितने सही है, तो सभी 5 सही हैं। अब यहाँ से है 31 नंबर प्रश्न। अच्छा, 31 नंबर प्रश्न जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस है, आप बोल सकते हैं याद करने के लिए दिया गया है। जैसे अनुसूची लोगों को नहीं याद होता है, तो कैसे याद होगा? देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि अब देखिए एक अनुसूची का पूरा डिटेल है और इसको पढ़ो 4 बार और इसका नीचे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यह अनुसूची संघ के, अब बताना एक अनुसूची संविधान में है जो संघ के घटक राज्यों और क्षेत्रों की सूची है, राज्य क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यों की श्रेणी को समाप्त किया गया था। उसमें क ख ग का श्रेणी था, उसको हटाया गया था। तो ये किस अनुसूची में है? अनुसूची 1।
ये बस याद करने के लिए था आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अनुसूची 2 यहाँ देखो, अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते, और इसमें किसका किसका वेतन और भत्ता यहाँ से जाता है, ये क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो यहाँ से याद कर सकते हो कि इस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसमें कौन कौन नहीं है। अच्छा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, अनुसूची 2 से। क्या क्या नहीं है तो ध्यान देखो, मंत्री परिषद इसमें नहीं है, कोई भी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री हो और बोल सकते हैं कि कोई अन्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, तो मंत्री परिषद नहीं है। साथ में विधानसभा, विधान परिषद, इनके लोग नहीं है, कहीं दिख रहे हैं। उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, सारे सदस्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के क्या है, सदस्य नहीं है, तो इनका वेतन भत्ता यहाँ से नहीं जाता है। तो अंतर ध्यान रखना है आपको कि किनका वेतन कहाँ से दिया जाता है और कहाँ से नहीं दिया जाता है। वैसे यहाँ देखिए, संविधान द्वारा उसके अधीन शपथ लेने, तो इसका किनका किनका शपथ इसमें है और किसका नहीं है। तो देखो सबका, जैसे कि राष्ट्रपति, मंत्री पर, एक मिनट यहाँ कुछ गलत है, संविधान द्वारा या उसके अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ के प्रारूप इस अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है ना, उनके साथ जो चैप्टर है वहाँ दिया गया, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ध्यान रखना आप लोग। इस तरह से आप सबका आंसर दिया गया है, ये 1 बाय 1 पढ़ लेना है, रट्टा मार लेना है, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्योंकि आंसर साथ ही में है तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस तरह से हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ और कल से हम थोड़े क्वेश्चन की संख्या कम कर देंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इससे ये हुआ कि आपके दिए गए मेरे द्वारा जो भी टॉपिक थे ना, आपको याद हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, चीज़ों को मेमोराइज करने का प्रयास करना, फिर इन टॉपिक्स को लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ लेना। आप पाओगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये जो सोर्स हमने रखा था प्रश्नों का, तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ यूपीएससी और बीपीएससी का पीवाईक्यू भी शामिल हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसमें सुधार और क्या क्या चीज़ें और आपको अपेक्षित है, इन चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ में आपका फीडबैक और सलाह सुझाव की हमें आवश्यकता रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।